उनके बारे में ये भी बात करेंगे कि ये 1-1 है कि मैनी 1 है। 1-1 और मैनी 1 के बारे में तो 12th में है, लेकिन इतना आइडिया मैंने आपको पिछली क्लास में दे दिया था कि अगर x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू मिलती है तो इसका मतलब वो फंक्शन 1-1 हो जाएगा। x की एक वैल्यू पे y की एक ही वैल्यू मिलेगी। और मैनी 1 का मतलब है कि x की 4 वैल्यू पे y की एक ही वैल्यू मिल रही है। मैनी का 1 के साथ रिलेशन है, 4 वैल्यूज़ हैं, उनमें x की 1, 2, 3, 4 पे y की वैल्यू 5 आ रही है, तो मैनी का 1 के साथ रिलेशन हो। x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तब भी 5, x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तब भी y की वैल्यू 5। तो इस तरह के फंक्शन को मैनी 1 फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो 1-1 और मैनी 1 का सिर्फ बेसिक आइडिया होना चाहिए, बाकी तो सारा 12th में ही है। बस हम कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, तो उनमें हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो हेडिंग हमारी हो जाएगी सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। तो जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर उसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ताकि मैनी 1 अगर है कि 1-1 है ये हमें आइडिया हो जाएगा। फंक्शन देख के हमको आइडिया हो जाएगा। और इसमें हमारी मदद जो है वो ग्राफ भी करेगा, क्योंकि ग्राफ से आइडिया लगाना और इजी हो जाता है कि ये फंक्शन मैनी 1 है कि 1-1 है। तो पहला फंक्शन जो हमारी हेडिंग है फर्स्ट फंक्शन की, वो है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन में फर्स्ट हेडिंग हो जाएगी। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब समझते हैं आप, जैसे y = ±k, y की वैल्यू k है या fx की वैल्यू k है या fx की वैल्यू -k है। तो ये इस तरह के फंक्शन में जिसमें x की वैल्यू कुछ भी रखो, y की वैल्यू फिक्स है, वो k आएगी। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। x की कोई भी रियल वैल्यू आप रखेंगे, y की वैल्यू फिक्स है कि y की वैल्यू जो है वो k आएगी, या तो हो सकता है +k है और या हो सकता है -k है। इसका ग्राफ जो है वो किस टाइप से बनेगा आप सबको पता है, ये तो आपने 10th में सीखा था। ये हमारे पास x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। y = k, y = k की जो लाइन है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, x एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि कह रहा है कि x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, 1 रखो, 2 रखो, -1 रखो, -2 रखो, y की वैल्यू तो हमेशा k है। तो ये हो जाएगा y = k। x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू k, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू k, 1 पे k, 2 पे k, 3 पे k, -2 पे k। तो ये y = k हो गया, और यह हो सकता है y = -k हो जाए। तो अब क्वेश्चन हमारा ये है कि अब इसकी डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखते कि क्या है, हमको पता चल गया कि ये कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा ये बताना है। डोमेन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन ये बताना है और रेंज बताना है क्या होगा। तो डोमेन का मतलब हो गया x बिलोंग्स टू, तो x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, x की वैल्यू रखने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। x की वैल्यू आप कुछ भी रख रहे हो और सब कुछ रख सकते हो, -∞ से +∞ तक। तो -∞ से +∞ तक अगर आप कुछ भी रखेंगे तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या हो गया, रियल नंबर। अच्छा, डोमेन जो रेंज ऑफ फंक्शन है वो y बिलोंग्स टू क्या हो गया, तो y क्या होगा, ये अगर हमने y = k लिया हुआ है, अगर फंक्शन हमारा y = k है तो y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, रेंज जो है उसकी वो क्या हो जाएगी, k। किसके लिए, फॉर y = k के लिए। और अगर y = -k लिया है तो रेंज क्या हो जाएगी, -k।
क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे y की वैल्यू तो हमेशा k आएगी। अब ये क्वेश्चन था कि भाई ये 1 1 फंक्शन है कि मैनी वन फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन जो है वो 1 1 फंक्शन होगा कि मैनी वन फंक्शन होगा, ये और आपको सोच के बताना है। इट इज़ अ 1 1 फंक्शन और मैनी वन फंक्शन। x की एक वैल्यू पे अगर y की एक ही वैल्यू मिल रही है, दूसरी सेम वैल्यू नहीं मिल रही है या अलग डिफरेंट वैल्यू नहीं मिल रही है, तो फिर वो 1 1 हो जाएगी। x की एक वैल्यू पे y की एक ही वैल्यू, और अगर x की एक वैल्यू पे y की बहुत सारी वैल्यू या x की बहुत सारी वैल्यू पे y की सेम वैल्यू मिल रही है, तो फिर ये मैनी वन हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू 0 पे भी y की वैल्यू के है, 1 पे भी k है, 2 पे भी k है, यानी मैनी x की का सोल्यूशन जो है सिंगल y है और वो k के इक्वल है। तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा? मैनी वन फंक्शन। तो लिख लेंगे कांस्टेंट फंक्शन और मैनी वन फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होंगे? मैनी वन फंक्शन होंगे, क्योंकि x की बहुत सारी वैल्यू पे y की वैल्यू k मिल रही है। दूसरा फंक्शन लिख लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी। सेकेंड फंक्शन जो होगा इसमें कोई प्रॉब्लम है? कांस्टेंट फंक्शन में मैनी वन में कोई डाउट तो नहीं है। x की बहुत सारी वैल्यू पे y की एक सेम वैल्यू, तो मैनी का वन के साथ एक रिलेशन हो गया, तो मैनी वन फंक्शन हो गया। दूसरा देखते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। सेकेंड नंबर पे लिख लेते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन होता है y इक्वल टू एक्स। इसके बारे में भी हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि y इक्वल टू एक्स की लाइन क्या होती है, और ये इसका हमें ये बताना है कि ये 1 1 है कि मैनी वन है, और इसकी डोमेन क्या होगी और इसकी रेंज क्या होगी। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा? y इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। द फंक्शन y इक्वल टू एक्स y इक्वल टू fx इक्वल टू x इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। अब y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ है वो कैसे ड्रॉ होगा, वो अगर हमको आइडिया हो जाए तो हम बता सकते हैं कि ये 1 1 फंक्शन है कि मैनी वन फंक्शन है, और इसका डोमेन क्या होगा और इसकी रेंज क्या होगी। तो y इक्वल टू एक्स जो फंक्शन होता है उसका ग्राफ अगर प्लॉट किया जाए तो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ये y एक्सिस और x एक्सिस हो गया। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ का आइडिया सभी को है कि ये इस टाइप से जाता है, x की एक वैल्यू पे y की एक ही वैल्यू। एक ऐसी लाइन जो x एक्सिस और y एक्सिस से सेम एंगल 45 डिग्री बनाती है, क्योंकि अगर इसको y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर किया जाए तो स्लोप 1 आ जाएगा, तो इसलिए थीटा जो है वो 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि ये 1 1 फंक्शन है कि मैनी वन फंक्शन है, और इसका डोमेन क्या होगा और इसकी रेंज क्या होगी। ये डोमेन हो जाएगा और ये रेंज ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन क्या हो गया? हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं कि नहीं? x की वैल्यू 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ भी रख सकते, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया। y रेंज इसकी क्या मिलने वाली है? y में देख लो, प्लस इन्फिनिटी में चले जाओ या माइनस इन्फिनिटी में चले जाओ, दोनों में वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब इसकी रेंज भी जो है वो क्या हो जाएगी? y बिलोंग्स टू r। r का मतलब समझते ही हैं कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और y बिलोंग्स टू भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस। भाई इधर प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी, जैसे x में इधर प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, और x की एक वैल्यू पे चेक कर लो,
x का यहाँ पर रखोगे तो x की एक वैल्यू पे y की एक ही वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू फिर अलग मिलने वाली, फिर x की वैल्यू 3 पे y की अलग वैल्यू 3। इस तरीके से x की वैल्यू अलग अलग रखेंगे तो y की अलग अलग वैल्यू मिलने वाली। माइनस की रखेंगे तो माइनस में आ जाएगी, तो -2 रखोगे तो y इक्वल टू एक्स, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। तो आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है वो क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन। तो लिख लेंगे आइडेंटिटी फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। ओके, उसके बाद थर्ड चलते हैं, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या होगा? अरे लीनियर के बारे में तो सब जानते ही हैं, लीनियर क्या होगा। लीनियर फंक्शन बताइए। जो हम पढ़ते हैं फंक्शन y इक्वल टू ए एक्स प्लस डी, वो सारे के सारे लीनियर ही तो है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो द फंक्शन y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। ठीक है, ये लीनियर फंक्शन हो जाएगा। अब इसमें हमको ये और देखना है कि ये 1 1 फंक्शन है कि ऑन टू कि सॉरी मैनी वन है, कि डोमेन इसकी क्या होगी और रेंज इसकी क्या होगी। तो अभी हमने ऊपर एक लीनियर फंक्शन पढ़ा था, बस उसमें b 0 था, y इक्वल टू एम एक्स का फॉर्म था। तो उसमें हमने देखा कि x की एक वैल्यू पे y की एक ही वैल्यू मिल रही है, और एक स्ट्रेट लाइन तो हमेशा कोई भी एक स्ट्रेट लाइन होगी उसमें x की एक वैल्यू पे y की एक ही वैल्यू मिलनी, हो सकता है वो लाइन ऐसे जा रही हो सकता है लाइन ऐसे जा रही हो। तो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी कैसे भी बन सकता है, ठीक है ना, वो हमें नहीं सोचना है कैसे बनने वाला, बस एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और x की सिंगल वैल्यू पे y की सिंगल वैल्यू ही मिलने वाली है। तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। ये 1 1 फंक्शन हो गया। उसके बाद इसका जो डोमेन है वो x बिलोंग्स टू रियल नंबर और y जो है वो भी रियल नंबर। ये डोमेन ऑफ द फंक्शन हो गया और ये रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर ही होने वाले हैं। कोई प्रॉब्लम? तो लीनियर फंक्शन भी समझ में आ गया। उसके बाद आता है स्क्वायर रूट फंक्शन। 4th नंबर में लिख लेते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन। अब स्क्वायर रूट फंक्शन कौन बताएगा कि स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है? लिख लेते हैं इसमें, द फंक्शन दैट एसोसिएट्स every positive real number x means y equal to, that is y equal to क्या है, अंडर रूट x। x की वैल्यू क्या रखोगे, पॉजिटिव वैल्यू ही रखोगे, तो y जो है वो या fx जो है वो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इसका मतलब x की पॉजिटिव वैल्यू ही रखनी है और y की भी वैल्यू पॉजिटिव ही मिलने वाली है। तो y इक्वल टू रूट एक्स जो है इज कॉल्ड स्क्वायर रूट फंक्शन। इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन। fx इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? इसके ग्राफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए y इक्वल टू आपने एक्स स्क्वायर का पढ़ा है, तो वही y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से ही ड्रॉ हो जाएगा इसका। ये x की वैल्यू होगी, ये y एक्सिस हो गया, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स,
ये जो y इक्वल टू अंडर रूट एक्स है वो कुछ इस टाइप से बनने वाला है। भाई देखिए अगर इसका आप स्क्वायर कर देते हैं तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स का फॉर्म तो एक पैराबोला बन जाए कि नहीं। पैराबोला हमें पता है y स्क्वायर इक्वल टू 4x का फॉर्म क्या होता है, वो कुछ इस टाइप से बनता है। इसमें क्या होता है x की नेगेटिव वैल्यू भी आती है लेकिन इसको निगलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये निगलेक्ट हो गया हमारा, तो ये हमारा बच गया ये वाला पार्ट। तो ये पार्ट जो बचेगा वो y स्क्वायर इक्वल टू 4x का जो है वही y इक्वल टू अंडर रूट एक्स का फॉर्म बन जाएगा। तो ये वाला फॉर्म जो हमारा है वो हमारा आंसर दे देगा, ठीक है ना। x की वैल्यू भी पॉजिटिव रखनी है और y की वैल्यू भी हमें पॉजिटिव मिलने वाली है। 1 2 3 पे ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देगा। इसका ग्राफ जो है वो y इक्वल टू रूट एक्स का ऐसे बन रहा है। अच्छा इसका डोमेन क्या होगा और इसकी रेंज क्या होगी। तो डोमेन का मतलब है कि एक्स एक्सिस में हम कौन कौन सी वैल्यू रख पा रहे हैं और रेंज का मतलब है कि उन एक्स की वैल्यूज़ के लिए वाई की क्या क्या वैल्यूज़ मिल रही है, वो रेंज हो जाएगी। तो बताइए आप डोमेन और रेंज क्या क्या होंगे इसके। डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन x बिलोंग्स टू, क्या रख पा रहे हैं हम लोग, सारी पॉजिटिव वैल्यू रख पा रहे हैं और वो भी कहाँ से, जीरो से। तो x जीरो इंक्लूडेड है तो जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। और रेंज क्या हो रही है, रेंज ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो रही है। तो y की वैल्यू भी हम देख पा रहे हैं कि जीरो से स्टार्ट हो रही है और प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है। तो क्लोज्ड इंटरवल में जीरो से इन्फिनिटी, तो x की वैल्यू भी जीरो से इन्फिनिटी और y की वैल्यू भी जीरो से इन्फिनिटी और जीरो पे क्लोज्ड इंटरवल हो गया। अब ये हमको ये देखना है कि ये 1 1 फंक्शन है कि मैनी वन फंक्शन है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू जीरो पे ये जीरो दे रहा है, x की वैल्यू 1 पे जब रखोगे तो अंडर रूट 1 आ जाएगा तो ये 1 वैल्यू दे देगा अंडर रूट 1। जब x की वैल्यू आप 2 पुट कर रहे हो तो y की वैल्यू भी क्या मिलने वाली है, अंडर रूट 2। तो ये भी डिफरेंट वैल्यू दे रहा है, x की डिफरेंट वैल्यू पे y की डिफरेंट वैल्यू मिलने वाली है। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन। और आपको याद भी होगा कि 1 1 फंक्शन मैंने ग्राफिकल मेथड से बताया था कि 1 1 फंक्शन चेक करने के लिए एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस और अगर वो ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करती है तो इसका मतलब वो फंक्शन जो है वो 1 1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। बताइए इसमें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को। ओके तो चलिए पहुँचते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर पे हो जाएगा रेसिप्रोकल फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन के बाद अब नंबर आ जाएगा रेसिप्रोकल फंक्शन। अब ये रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है वो भी देख लेते हैं। रेसिप्रोकल फंक्शन रेसिप्रोकल फंक्शन जैसे y इक्वल टू 1/x, तो y इक्वल टू 1/x जो फंक्शन होगा वो रेसिप्रोकल फंक्शन बोला जाता है। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि चूंकि ये y इक्वल टू 1/x का फॉर्म बन गया तो x की वैल्यू हम क्या नहीं रख सकते हैं, x की वैल्यू हम 0 नहीं रख सकते, बाकी हम कोई भी वैल्यू रखें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं, रेसिप्रोकल फंक्शन। तो लिख लेते हैं इसके बारे में भी, द फंक्शन दैट एसोसिएट ईच नॉन जीरो रियल नंबर
नॉन जीरो रियल नंबर x to its reciprocal 1/x is called reciprocal function। आपको याद होगा जब आपने कॉन्जुगेट हाइपरबोला पढ़ा था, तो एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला को डिनोट करने के दो मेथड होते थे, एक को a इक्वल टू बी हो जाए और एक xy इक्वल टू सी स्क्वायर करके था। तो xy इक्वल टू सी स्क्वायर जो है वही हमारा जो है वो रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो रेसिप्रोकल फंक्शन जो है वो यही है, xy इक्वल टू 1, xy इक्वल टू 2, xy इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये सारे के सारे फंक्शन जो है वो रेसिप्रोकल फंक्शन कहे जाते हैं, xy इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और यही जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी होता है xy इक्वल टू सी स्क्वायर का फॉर्म, क्योंकि ये भी वही है, xy इक्वल टू 1 है तो c की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है ना। इसका ग्राफ जो है वो किस टाइप से बनता है वो यहाँ पर देख लेते हैं। ये हमारा हो गया y एक्सिस और ये बन गया हमारा x एक्सिस। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। तो ये हमारा जो ग्राफ है y इक्वल टू 1/x का वो कुछ इस टाइप से बनेगा। और यहाँ पर ये जो है वो या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और या तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड और थर्ड में जाने का चांस नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि x की वैल्यू जब आप पॉजिटिव रखेंगे तो y की पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और जब x की आप नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो y की नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी। तो x की पॉजिटिव पे y की पॉजिटिव तो प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और x की नेगेटिव पे y नेगेटिव तो माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये y इक्वल टू 1/x जो है वो कौन सा फंक्शन हो जाएगा? रेसिप्रोकल फंक्शन। अब इसके बारे में भी हमको सोचना है कि ये 1/1 फंक्शन है कि नहीं, और दूसरी चीज़ इसका डोमेन भी देखना है। डोमेन और रेंज दोनों ही देखना है। तो देखिए, जब भी कभी हमने कई बार बात की हुई है कि जब भी हमारा रैशनल फंक्शन आता है हम तुरंत अपनी आदत बना लें कि x नॉट इक्वल टू 0 जरूर लेते हैं। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका? डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर रखो एक्सेप्ट 0। देखिए 0 पे नहीं मिल रहा है, बाकी 1 पे 2 पे सब पे वैल्यू दे रहा है। इधर -1 -2 -3 पे भी दे रहा है, यानी पूरा यूज़ हो रहा है। x एक्सिस प्लस का भी यूज़ हो रहा है और माइनस x एक्सिस भी यूज़ हो रहा है। और y में भी अगर आप ध्यान से देखें तो y में भी प्लस y और माइनस y पूरा यूज़ हो रहा है। तो y की वैल्यू क्या होगी? अरे भाई, जब x की एक वैल्यू हटाई है 0 तो y की भी तो एक वैल्यू हटाओगे कि नहीं हटाओगे? तो y की भी कभी भी 0 नहीं मिलेगा। तो रेंज जो है वो हमारी क्या हो जाएगी? आपको ध्यान रखना है, ये y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? सारे रियल नंबर मिलेंगे एक्सेप्ट 0। 0 कभी नहीं मिलने वाला। क्यों? 0 के लिए आपको x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी तो आप रख ही नहीं सकते, क्योंकि इन्फिनिटी कोई रियल नंबर थोड़ा ना है। इन्फिनिटी कोई रियल नंबर नहीं है, क्योंकि डोमेन का मतलब क्या होता है? फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x वेयर फंक्शन f(x) इज डिफाइंड। x की सारी रियल वैल्यूज ही रखनी है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा, वो डोमेन है। और वो सारी रियल वैल्यूज जब हम x की जगह पर रख देंगे तो जो y की वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी रेंज, कलेक्शन ऑफ y। तो अब बात क्लियर है? आप चाहो तो यहाँ पे टेबल बना के x की 2-4 वैल्यू और y की 2-4 वैल्यू ले लेंगे, x की नेगेटिव में y की कुछ नेगेटिव मिलेंगे, उनको जब आप प्लॉट करेंगे तो ये यही फंक्शन बनने वाला है। ये सब हमको बनाना याद होना चाहिए। डायरेक्ट हमको y इक्वल टू 1/x का ग्राफ पूछा जाए तो ऐसे होगा, ये बेसिक्स है। हाँ, किसी ने कह दिया y इक्वल टू 1/x माइनस 1 कैसे बनेगा, y इक्वल टू 1/x माइनस 2 कैसे बनेगा, तो उसके लिए फिर हमें सोचना पड़ेगा। वो भी हम आगे करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में, कि ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। लेकिन बेसिक्स जो है वो सब हमें पता होना चाहिए। y इक्वल टू 1/x, ये बेसिक्स हो गया। ठीक है, तो रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होगा? 1/1 फंक्शन। और 1/1 हम ऐसे भी चेक कर लेते हैं कि कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस प्लॉट करते हैं, वो ग्राफ को हमेशा एक ही पॉइंट पे कट करेगी, तो ये 1/1 फंक्शन हो जाएगा। तो लिख लेते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन इज 1/1 फंक्शन।
कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर बोलें और पूछें। ठीक है, तो रेसिप्रोकल फंक्शन के बाद बात आती है लॉगरिथमिक फंक्शन की। लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों का बहुत ही गहरा नाता है, कह सकते हैं लोग। हम लोगों ने लॉग और लॉग बेसिक में किया हुआ था, तो उसमें कैसे एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम फॉर्म बनती है और कैसे लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल बनती है वो सब हम पहले कर चुके हैं। तो 6 में लिख लेते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन या हम सिंपल कह सकते हैं लॉग फंक्शन, कोई ज़रूरी नहीं कि लॉगरिथमिक ही बोले। लॉग फंक्शन बोल सकते हैं y इक्वल टू लॉग एक्स या y इक्वल टू ln x। तो ये जो फंक्शन है हमारे वो क्या कहलाएंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन। अब अगर हमने ई लिया है तब तो ठीक है, अगर हमने कोई a ले लिया है जो बेस उसका है, जैसे log x बेस e हो गया तो वो log x या ln x होता है। लेकिन अगर हमने ले लिया log x बेस a तो ये भी लॉगरिथमिक फंक्शन ही है, बस a पे डिपेंड करेगा ये कि a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है। इक्वल टू 0 पे तो डिफाइंड ही नहीं होने वाला, लेस देन 0 पे भी डिफाइंड नहीं होगा, 1 पे डिफाइंड होगा। 1 भी एग्जैक्ट नहीं होगी, 1 से कम या 1 से ज़्यादा के लिए हम लॉग फंक्शन को सॉल्व कर पाएंगे। तो लिख लेते हैं इसमें if a is a positive real number, if a is a positive real number, then the function if a is a positive real number, then the function that associates every positive real number to log x base a। ये बेस में हमने a लेट कर लिया, दैट इज हम बोल सकते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस a। तो ये log x बेस a जो है ये फंक्शन हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाएगा। अब या तो बेस a होगा और या तो बेस e होगा। e के अलावा 1 2 3 4 5 6 कुछ भी होगा, 1 को छोड़ दो आप, क्योंकि log में हम बेसिक्स में कर चुके हैं कि log 1 की वैल्यू 0 होती, तो a की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी। जब भी आप ये लिखें तो आप समझ जाए कि a की वैल्यू कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगी और x हमेशा पॉजिटिव होगा, a भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का ही तो लॉग हम निकाल पाते हैं। नेगेटिव नंबर का लॉग निकाल लेते हैं क्या? पॉजिटिव नंबर का ही लॉग निकालते हैं ना हम लोग। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में यही है हमारे पास, log x बेस a। जैसे मान लीजिए log x बेस e आ जाता है, तो e का मतलब तो एक फिक्स हो गया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो वो ln x भी बोल देते हैं उसको। लेकिन log x बेस 2 हो, log x बेस 3 हो, log x बेस 4 हो, log x बेस 5, इस टाइप के जितने भी फंक्शन हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इनको हम लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाएंगे। एक्सपोनेंशियल होगा तो e की पावर x के फॉर्म में होगा या a टू द पावर x के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो अब इनका log x बेस a का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो वो बना लेते हैं हम लोग। ये x एक्सिस हो गया हमारा और ये y एक्सिस हो गया। log x बेस a का हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, log x बेस a के बारे में हमको पता है कि a की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए और नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि 1 नहीं होगी
1 अगर हो गई तो log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी और अपॉन में 0 जो है अनडिफाइंड कर देगा। ठीक है, तो हाँ ये जरूर है कि a की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी होगी कि 1 से 0 से 1 के मिड में होगी, ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो log x बेस a का जो ग्राफ है हमारा, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये कुछ इस टाइप से हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा। और ये बिल्कुल बेसिक्स है तो इसलिए हमको ये याद होना चाहिए, तो इसलिए बेसिक्स का आइडिया हमको होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा log ये, और यहाँ पर लिख लेंगे कि ये y इक्वल टू किसका ग्राफ है, log x बेस a, अगर a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है। और ये कहाँ पर कट कर रहा है, ये ओरिजिन है यहाँ पर और ये है 1। ठीक है, ये x की वैल्यू 1 पे कट हो रहा है, क्योंकि जैसे ही आप log x में x की जगह पे 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो y की वैल्यू 0 आ गई तो ये x एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखनी है इसमें कि इसमें ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रहने वाला है। ये लिखा हुआ है देखिए, x की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो इसका जो डोमेन होगा वो 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होगा। तो हम माइनस इन्फिनिटी की तरफ तो इसका ग्राफ ही नहीं जा रहा है, ये तो प्लस में जा रहा है केवल, और वो भी 0 से। और 0 भी कभी नहीं है कि x की वैल्यू 0 पे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखते ही नहीं है। ये लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो 0 पे भी ओपन इंटरवल आएगा। ठीक है ना, ये जो है नीचे की तरफ जाता जाएगा, इस टाइप से ये जाएगा। इसको हम अगर बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं कि भाई ये जो है ये तो ऐसे जा ही रहा है, और ये जो है वो नीचे जाते 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 ये y एक्सिस इस तरीके से नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये y इक्वल टू log x बेस a का हो गया, लेकिन जब a जो है वो ग्रेटर देन 1 हो। अब अगर a की वैल्यू 0 से 1 के मिड में हो तो फिर उसका ग्राफ जो है वो इसी का बिल्कुल इमेज हो जाएगी। तो इमेज के लिए हम क्या करेंगे, x एक्सिस को एक प्लेन मिरर मान लेंगे, और जो ये नीचे वाला पार्ट है वो ये ऊपर आ जाएगा ऐसे, और जो ये ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे ऐसे चला जाएगा। तो ये y इक्वल टू log x बेस a का ग्राफ ये भी है, लेकिन a की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के मिड में रहेगी। तो जब a की वैल्यू 0 से 1 के मिड में रहेगी तो ये ग्राफ आ जाएगा, और जब a की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी तो ये ग्राफ आ जाएगा जो ग्रीन में। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। अब अगर हमें डाउट आता है कि भाई अगर a की वैल्यू 1 2 3 या 5 2 3 ऐसे करके चेंज होती जाए तो फिर ग्राफ कैसे बनेंगे इनके, तो एक मैं इनका और बना देता हूँ, वो आपको थोड़ा बेसिक आइडिया हो जाएगा उसके लिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास 4-5 फंक्शन है, log x बेस 10 है, log x बेस 5 है, log x बेस 2 है, log x बेस 3 है। तो फिर उनको कैसे हम ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस। तो देखिए, अगर हमारे पास log x बेस 10 है, सपोज करिए log x बेस 10 है और ये 1 है यहाँ पर, तो ये जो है कुछ इस टाइप से जाएगा, ये यहाँ पर जा गया, और ये हो गया y इक्वल टू log x बेस 10। अब अगर आ जाता है log x बेस 5, तो log x बेस 5 थोड़ा और आगे से यहाँ से जाएगा, लेकिन ये 1 पे कट करेगा, और 1 पे कट होने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर से ऐसे आ जाएगा। ये हो गया y इक्वल टू log x बेस 5। अब बात करें कोई कि भाई log x बेस 5 हो गया, 10 हो गया, 4 हो जाए या 3 हो जाए या 2 हो जाए, तो क्या करेंगे, तो थोड़ा और आगे से ऐसे जाएगा और ये 1 पे जाएगा, और उसके बाद फिर ये, तो ये हो जाएगा log x बेस 3 बोल दो, 2 बोल दो, कोई भी बोल दो। तो अब बात क्लियर है कि इस तरीके से ये लॉगरिथमिक फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस टाइप से ड्रॉ। हमें दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है कि 0 से 1 के मिड में है,
दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो है x की पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बनता है, y की वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के मिड में आ जाती है। कई बार हम ये सोच लेते हैं कि log x की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है, तो ये नहीं बताया जाता कि log x नेगेटिव नहीं पॉसिबल है। log x जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। हमको जो ध्यान रखना है वो ये है कि log के साथ जो x है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, वो ना तो जीरो हो सकता है और ना ही वो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है ना, दोनों में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि log x में जो x है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, जीरो या नेगेटिव नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि log x की वैल्यू पॉजिटिव नहीं आ सकती। log x की वैल्यू पॉजिटिव भी आएगी, log x की वैल्यू नेगेटिव भी आएगी और log x की वैल्यू जीरो भी आएगी। देखो जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, बस जीरो पे क्या होगा ये बल्कि हम देख रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव भी आ रही है और यहाँ पर देख रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारी जा रही है। जीरो कब आ जाएगी? जब x की वैल्यू 1 रख दोगे, log 1 की वैल्यू 0 होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सपोनेंशियल, अच्छा इसका डोमेन और रेंज अभी नहीं लिखा हमने। डोमेन क्या हो जाएगा इसका? डोमेन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में 0 टू इन्फिनिटी। x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी के बीच में आप कुछ भी रख सकते हैं, जीरो नहीं रखना है आपको क्योंकि जीरो पे लॉग डिफाइंड है। और रेंज क्या हो जाएगी? रेंज ऑफ लॉग फंक्शन y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सब कुछ मिल रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी यानी रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? अच्छा, अब ये क्वेश्चन एक फिर आता है कि भाई ये क्या है, कौन सा फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन है कि मैनी वन है? कैसे चेक करोगे आप कि 1 1 है कि नहीं है? बताओ भाई, कौन बताएगा? आप क्या करो, जब भी कभी मैं 1 1 आपसे पूछूं तो आप क्या करो, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो। और x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करोगे जैसे ही, तो अगर वो x की एक वैल्यू पे y की एक वैल्यू देता है, सेम वैल्यू देता है, अलग वैल्यू देता है लेकिन एक ही वैल्यू देता है, तो फिर वो 1 1 हो जाएगा। या फिर अगर हमने पैरेलल टू x एक्सिस ग्राफ ड्रॉ किया है और वो ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करता है, वो लाइन ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करती है, तो इसका मतलब वो 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो क्या ये 1 1 फंक्शन है? log x बेस a, देख लो आप ड्रॉ करके कोई भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। जैसे मान लिया आपने ये लाइन ड्रॉ किया, अब ये मत बोलना कि यहाँ पर तो यहाँ भी कट करे, यहाँ भी, ये अलग ग्राफ है और ये अलग ग्राफ है, दोनों को एक ही में बना दिया गया। ग्रीन वाला जो ग्राफ है उसको कितनी जगह पे ये पैरेलल टू x एक्सिस वाली लाइन कट कर रही है? एक ही जगह पे। अगर दूसरी लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ तीसरे, या ये ऐसे देख लो कि x की वैल्यू यहाँ पर देखोगे तो y डिफरेंट, x की वैल्यू यहाँ देखोगे तो y डिफरेंट। तो अगर x की डिफरेंट वैल्यू पे y की भी डिफरेंट वैल्यू मिल रही है, तो इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो ये 1 1 फंक्शन है। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब उसके बाद लॉगरिथम की बात हो गई है
और लॉगरिथम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था पहले भी, आपको याद होगा कि लॉगरिथम फंक्शन जो होते हैं वो इन्वर्स होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। लॉगरिथम फंक्शन जो होते हैं वो इन्वर्स होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। तभी तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉगरिथम में कन्वर्ट कर पाते हैं और लॉगरिथम फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो यहाँ चाहो तो आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके लिख सकते हो, लॉगरिथम फंक्शन is the inverse of exponential function। जैसे ये वहाँ पर हमने किया हुआ। तो अब बात हो गई लॉगरिथम फंक्शन के 6 नंबर पे। अब आ जाते हैं 7 नंबर पे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मीन्स y इक्वल टू e की पावर x या a की पावर x, 2 की पावर x, 3 की पावर x, l टू द पावर x। तो ये हमारा जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। जब y इक्वल टू a की पावर x होगा तो ये ध्यान रखेंगे कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका डोमेन रेंज ये कैसे निकालेंगे तो उसके लिए देख लेते हैं। इसका जो ग्राफ है e की पावर x बोलो या a की पावर x बोलो, अगर हम e की पावर x का भी बनाएंगे तो ये e टू द पावर x का ग्राफ होता है, y इक्वल टू e टू द पावर x। ये कहाँ पर होगा? जब x की वैल्यू आपने 0 रख दी तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1 टू e की पावर 0 1 हो गया, तो x की वैल्यू जब आपने 0 रखी तो ये 0,1 पे हो गया। अगर मैं बोलूँ कि भाई e की पावर माइनस एक्स का क्या ग्राफ होगा तो ये e टू द पावर माइनस एक्स का। ये भी हम आगे पढ़ेंगे कैसे हम ग्राफ e की पावर x से e की पावर माइनस एक्स बनाते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे। अभी तो जनरली आपको e की पावर x में आप देखोगे x की वैल्यू 0 1 2, तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो e की पावर 1, तो e की वैल्यू 2.7 1 समथिंग तो 2.7, जब 2 रखोगे तो 2.7 का स्क्वायर काफ़ी बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो इसीलिए इसको एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाता है। a की पावर x की अगर बात करो तो a की पावर x का जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा? तो देखिए a की पावर x जो है वो a पे डिपेंड करेगा। अगर हमने a की पावर x का बनाना है तो ये बन जाएगा y इक्वल टू, जो कि e की पावर x की तरह ही दिखेगा, ये a जब है जब ग्रेटर देन 1 है तब के लिए। और दूसरा अगर हम ड्रॉ करें कि अगर a की वैल्यू जैसे ग्रेटर देन 1 हो गई तब, और अगर a की वैल्यू 0 से 1 के मिड में हो गई तब क्या होगा? तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा उसकी मिरर इमेज। तो ये भी y इक्वल टू a की पावर x का है, लेकिन x की वैल्यू नहीं है, a की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के मिड में होगा। a की वैल्यू 0 से 1 के मिड में होगा। ओके, तो ये बात क्लियर हो रही है। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन a टू द पावर x में। जैसे मान लिया हमने एक एग्जांपल ले लिया y इक्वल टू 2 टू द पावर x। अब आप x की वैल्यू 0 रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, और फिर -1 और -2 रख लो। तो ये सारे के सारे बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे या बहुत तेज़ी से कम होंगे। तो इसलिए ये इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप से, हमको बेसिक आइडिया इनका होना चाहिए, ऐसे हमको याद रखना है। आप चाहो तो प्लॉट करके देख सकते हो, x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू मिलती जाएगी, और फिर उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लिया। एक बात का और ध्यान रखना है खास, कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ये हमेशा ऐसे फंक्शन है दुनिया में कि ये हमेशा पॉजिटिव फंक्शन होते हैं, इनकी वैल्यू कभी 0 भी नहीं होती। ये इकलौता एक ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। देखो ना, ये कभी भी 0 पे 0 दे ही नहीं रहा, 0 भी होता है तो वैल्यू ये 1 दे रहा है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक बार जेई में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है, उन्होंने कहा कि भाई एज्यूम करिए एक ऐसा फंक्शन जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो ये वही फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देते हैं। आप चाहें तो ग्राफ से देख सकते हैं,
वाई की वैल्यू कभी भी जो है वो नेगेटिव या ज़ीरो तो होने ही वाले नहीं है, किसी भी पॉइंट पे ज़ीरो तो मिलेगा ही। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव फंक्शन होते हैं। कभी भी उसने बोला है कि भाई एक ऐसा फंक्शन है जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो वो कहने का मतलब उनका यही है कि वो फंक्शन जो है वो कौन सा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ये इसका एक्सपोनेंशियल का एक खास बिहेवियर हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना होगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? एक्सपोनेंशियल की बात भी क्लियर हो गई। ये जहाँ पे कट कर रहा है वो पॉइंट तो पता ही चल रहा है कि ये कौन सा पॉइंट होगा, 1, क्योंकि x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1 मिलेगी, तो 0,1 पे ये कट कर रहा है। बाकी कुछ भी रखो, सब पे वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा फंक्शन है, 1 फंक्शन है कि मैनी वन फंक्शन है, ये कैसे पता चलेगा? तो देख लो यहाँ पर, और इसका डोमेन क्या होगा, इसकी रेंज क्या होगी। तो डोमेन में हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू कुछ भी रखो, चाहे -∞ से +∞ के बीच में x की वैल्यू कुछ भी रखो, और y की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 से बड़ी हो रही है, 0 से ∞ के बीच में मिल रही है। तो जो इसका डोमेन है वो क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन x बिलोंग्स टू -∞ टू +∞, यानी कि कोई भी रियल नंबर हम रख सकते हैं। रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कभी 0 भी नहीं आएगी, 0 से हमेशा बड़ी आएगी, और इन्फिनिटी तो हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू ही देते हैं, तो 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा। और ये 1 फंक्शन है कि नहीं है, कि ये मैनी वन फंक्शन है, ये कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे ग्राफ में पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि x की एक वैल्यू पे y की एक वैल्यू ही दे रहा है। x की 4-5 वैल्यू पे y सेम वैल्यू नहीं दे रहा है, तो वो 1 हो जाएगा, मैनी वन नहीं होगा। और या तो एक कोई ऐसी लाइन जो पैरेलल टू x एक्सिस है, अगर हम उसको ड्रॉ करते हैं तो वो ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करनी चाहिए। ये हमने दो ग्राफ एक साथ बनाए हुए हैं। आप सिर्फ अगर एक ग्राफ को देखेंगे, जैसे मान लीजिए आप e की पावर x को देख रहे हैं, तो आप एक लाइन कोई पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, तो देखिए क्या कि कहीं दो जगह पे कट करता है क्या? तो कभी नहीं। हाँ, अब अगर इसी दोनों में आप देखोगे तो आपको लगेगा कि दो जगह पे कट कर रहा है। तो ये एक अलग ग्राफ है और वो दूसरा अलग ग्राफ है। सिर्फ एक ही ग्राफ को प्लॉट किया और फिर पैरेलल टू x एक्सिस एक लाइन ड्रॉ किया जो उस ग्राफ को एक ही जगह पे कट करेगी। तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, 1 फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर 1 फंक्शन। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं वो 1 फंक्शन होंगे। आपको ये ध्यान रखना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर 1 फंक्शन। उसके बाद बात आती है कि एक्सपोनेंशियल हो गया, मॉड्यूलस फंक्शन हम पहले ही कर चुके हैं। मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में कल हमारी बात हुई थी। मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, रैशनल फंक्शन, इन सब के बारे में हमारी बात पहले हो चुकी है। इनको मैं यहाँ पर नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, आपको आइडिया है इसके बारे में ना। पिछली क्लास में हमने इनके बारे में डिस्कस किया था, मॉड्यूलस फंक्शन किया था और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और सिग्नम फंक्शन। तो वो स्पेशल टाइप की थे। एक और आता है इसमें, वो भी लिख लेते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है ना, ये आपको यहाँ पर मैं वहाँ पर दे चुका हूँ। 7 के बाद 8 पे आपको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। आपको ये याद रखना है कि आप पहले इसको पढ़ चुके हो। 8 नंबर पे आ जाएगा मॉड्यूलस फंक्शन, 9 नंबर पे आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 10
ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन y इक्वल टू, ये y इक्वल टू मॉड x मॉडुलस फंक्शन हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा था इसमें सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन y इक्वल टू एस जी एन एक्स। ठीक है, ये सब हम कर चुके हैं पहले, और इनकी डोमेन और रेंज के बारे में भी बात पहले कर चुके हैं, तो इसलिए अभी दोबारा इनके बारे में नहीं बात करते। एक और है इन्हीं चारों से, इन्हीं तीनों से रिलेटेड, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सिग्नम, और एक इन्हीं के साथ और इनका भाई कल नहीं हुआ था, उसके बारे में और लिख लेते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसको हम करली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ये है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। करली ब्रैकेट ऑफ x से डिनोट करते हैं। करली ब्रैकेट ऑफ x इक्वल टू होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। मतलब अगर x में से हम इंटीजर पार्ट को हटा दें तो कौन सा पार्ट बचता है? फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे मान लीजिए फ्रैक्शनल पार्ट हमारा ये कोई फ्रैक्शन दिया है 2 होल 1/2, तो इसमें जो 2 है वो कौन सा इंटीजर पार्ट है, और जो 1/2 है वो कौन सा पार्ट है? फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसीलिए तो फॉर्मूला लिखा हुआ है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो x की वैल्यू की जगह हम रख देते हैं 2 होल 1/2 माइनस 2 होल 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 2 होल 1/2 में 2 होल 1/2 का जो इंटीजर होगा वो 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो 2 से 2 हट जाएगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना बचा हमारा? 1/2। तो यही होता है फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, ये तो बहुत इजी पार्ट है। इसका ग्राफ का आइडिया हमें थोड़ा सा और होना चाहिए, और दूसरा ये फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए कि अगर इंटीजर में से हम, अगर x में से इंटीजर पार्ट को हटा देंगे तो हमारा कौन सा पार्ट बच जाता है? फ्रैक्शनल पार्ट। और एक इसके ग्राफ का आइडिया होना चाहिए। तो उसके लिए हमें अगर इंटीजर फंक्शन के बारे में पता है तो फिर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बहुत इजीली हम बना सकते हैं। देखिए, इसका कॉलम बना लेते हैं, एक x के लिए बना लेते हैं और एक y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यानी कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। कैसे बनेगा देखते हैं। पहले हमने x की कुछ नेगेटिव वैल्यू ले लिया, -1 से 0, फिर एक ले लिया 0 से 1, फिर एक ले लिया 1 से 2, फिर x की वैल्यू 2 to 3, 2 से लेके 3 तक और ले लिया। इक्वालिटी जो है हमने लोअर वाले में ही लगाई हुई। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पहला वाला y लोगे तो यहाँ पर रखोगे तो ये हो जाएगा x माइनस और ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू, -1 से 0 जब लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी? x+1। यहाँ पर y की वैल्यू क्या बन जाएगी? x माइनस 0, यानी कि x। यहाँ पर y की वैल्यू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगी? जब 1 से 2 के बिट में होगा तो 1 आएगी, तो x माइनस 1। और ये क्या बन जाएगी? y इक्वल टू x माइनस 2। तो ये इतने सारे y हमको मिलने लगेंगे। अब इन सारे y को जो है हमको यहाँ पर प्लॉट करना है, और इनसे हम बनाएंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ। तो देखो y इक्वल टू एक्स तो सबको बनाना आता है कि y इक्वल टू एक्स कैसे बनेगा। y इक्वल टू एक्स प्लस 1 कैसे बनेगा ये चेक कर लेते हैं। y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का मतलब हुआ जब x की वैल्यू 0 हुई तो y की वैल्यू 1, और जब y की वैल्यू 0 हुई तो x की वैल्यू -1। तो x प्लस 1 कैसे जाएगा? जब x की वैल्यू 0 है तो y 1, और जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 0। तो ये y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का हो गया, क्योंकि x की जगह पे ये -1 देगा यहाँ। फिर ये जो है वो y इक्वल टू एक्स का होता ही है, ये y इक्वल टू एक्स माइनस 1 हो जाएगा। उसके आगे बढ़ोगे तो y इक्वल टू एक्स माइनस 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये बढ़ता जाएगा, x माइनस 2, x माइनस 3, और पीछे चलोगे तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। तो इन्हीं को जब आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो देखिए कैसे बनेंगे। और
क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट है तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के मिड में होगी। फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो हमेशा 0 से 1 के मिड में तो होता है, क्योंकि 1 से बड़ा हो गया तो फिर वो फ्रैक्शन किस बात का रहा। तो ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। y इक्वल टू, देखिए पहला प्लॉट करेंगे आप तो -1 से 0 के मिड में, तो ये -1, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3, और 0 से 1 के मिड में ही रहना है इसको। तो जब -1 से 0 के बीच में रख रहे हैं तो y की वैल्यू x+1 आ रही है, और -1 पे क्लोज्ड है और 1 पे जो है वो -1 से 0 और 0 पे क्या है, ओपन है। तो ये आ गया और यहाँ पर जो है ये ओपन हो गया। फिर 0 से जब 1 लिया तो 0 पे क्लोज्ड हो गया और ये आ जाएगा यहाँ पे 1 पे ओपन। फिर जब 1 पे आप लोगे तो 1 पे क्लोज्ड हो जाएगा और 2 पे ओपन हो जाएगा। फिर 2 पे लोगे तो 2 पे क्लोज्ड हो जाएगा और 3 पे ओपन हो जाएगा। बस ये इतना ही लेना है, ना इसके नीचे जाना है और ना इसके ऊपर जाना है। इसके नीचे ऊपर हम नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि हमने इंटरवल में लिया है ना, -1 से 0, 0 से 1, और फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो हमेशा 0 से 1 के मिड में ही होगा, 0 से 1 के मिड में। ठीक है, बात क्लियर हो रही? तो ये जो ग्राफ है ये है y इक्वल टू किसका है, x+1 का, ये y इक्वल टू x का, ये y इक्वल टू x-1 का, ये y इक्वल टू x-2। हम ना इसके नीचे जा सकते हैं और ना इसके ऊपर। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होता है वो हमेशा 0 से 1 के मिड में ही रहने वाला है। उसकी जो रेंज है, डोमेन तो हम x की वैल्यू कुछ भी रख लें, -∞ से +∞ तक कुछ भी रख लो, लेकिन जो रेंज है वो y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 0 भी हो सकता है और 0 से 1 पे होकर 1 से इक्वल भी नहीं होगा, क्योंकि 1 अगर 1 के इक्वल हो गया तो फिर वो फ्रैक्शनल किस बात का रहा, वो तो फिर इंटीजर बन गया। 0 हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू 0 भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये बात क्लियर है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होगा और कैसे इसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? तो इसका डोमेन भी हमने लिख लिया, इसकी रेंज भी लिख लिया हमने। डोमेन मतलब x की वैल्यू कुछ भी रखो, 0 से लेके -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी रख दो, कोई टेंशन नहीं, सब पे कोई ना कोई वैल्यू देने वाला है। और जो रेंज इसकी है वो 0 से 1 के मिड में ही आने वाली है। अब जरा कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जो डोमेन और रेंज के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं। और अब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नहीं लिख रहा हूँ, साइन कॉस टेन आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि साइन का डोमेन रेंज क्या होगा, कॉस का, टेन का, सेक का, कॉस का, इनका ग्राफ का भी आइडिया है, और डोमेन और रेंज भी हम पहले ट्रिग्नोमेट्री में कर चुके हैं, तो इसलिए उसको यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे सीधे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, find the domain and range of the function y equal to modulus of x minus 1।
फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। अभी हमने मॉडुलस ऑफ x के बारे में पढ़ा था, तो अब हम कर रहे हैं मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। अभी हमने थोड़ी देर पहले, इसके पहले भी हमने देखा कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो देखो ये शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ होता है। ये ग्राफ में तो आगे पढ़ेंगे जब कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ का क्या मतलब है। अभी हमने पीछे किया भी है कि अगर हमें y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है तो यहाँ आएगा, अगर हमें y इक्वल टू एक्स माइनस 1 करना है तो ये यहाँ आएगा, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 वहाँ आ गया, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 यहाँ, यानी प्लस में बढ़ाओगे तो पीछे जाता जाएगा और माइनस में करोगे तो ये आगे आता रहेगा। जैसे y इक्वल टू एक्स माइनस 2 यहाँ और आगे आ जाएगा। तो इस तरीके से शिफ्टिंग हो जाती है राइट साइड और लेफ्ट साइड में। तो y इक्वल टू हमें क्या करना है, x माइनस 1 के मॉडुलस का डोमेन चाहिए और रेंज चाहिए। जबकि मॉड x का हमको पता है डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। मॉड x की डोमेन क्या होती है, x की कोई भी वैल्यू रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और रेंज जो है वो 0 से इन्फिनिटी जाती है। तो क्या इसमें भी वही सेम होने वाली है कि कुछ अलग हो जाएगा? बताओ भाई, डोमेन और रेंज क्या होगी इसकी? तो सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू मॉड एक्स का, तो मॉड एक्स का, और फिर उसको शिफ्ट करा देंगे। तो शिफ्टिंग कैसे होगी, देखो y इक्वल टू मॉड एक्स ये है y इक्वल टू मॉड एक्स। इसी को हमें शिफ्ट कराना है मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। तो x माइनस 1 का मतलब कहीं यहाँ से जाएगा, तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 जो है वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ये है मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। अगर हमसे कहा जाता है मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 बनाइए, तो वो यहाँ से बन जाता है मॉडुलस ऑफ x प्लस 1। ये बन जाता है मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 1। बात क्लियर हो रही कि नहीं? ठीक है। तो अब आप देख के बता दो इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगी। मॉड x का जो है वो, या मॉड x माइनस 1 में देख रहे हो कि x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी पे भी जा रही है और माइनस इन्फिनिटी पे भी जा रही है। तो डोमेन तो हो जाएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर। किसी का भी पूछे, मॉड का x का पूछे, मॉड x प्लस 1 पूछे, x की कोई भी वैल्यू रखने के लिए हम फ्री है। रेंज में कैसे करेंगे, तो रेंज भी हम देख रहे हैं कि y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, 0 से स्टार्ट हो रही है और प्लस y में चढ़ता चला जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, y की वैल्यू भी जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी न लेके 0 से इन्फिनिटी तक हो जाए, और y की वैल्यू 0 भी आएगी या तो 0 से बड़ी आएगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि मॉड की जो वैल्यू है y की, x की कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, लेकिन y जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। क्योंकि मॉड लगा है तो वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगा। तो y में जब हम, ये तो हो गया डोमेन। जब हम रेंज निकालें तो रेंज में हम क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ x है और x की वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और माइनस 1 करके ऐसे सॉल्व करें। क्योंकि अभी ऐसे करेंगे तो ज़्यादा आइडिया होगा, ये अपनी आदत बना लें। या तो हमें सीधे सीधे तो दिख ही रहा कि वैल्यू 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी, लेकिन देखो यहाँ पे भी हमको समझ में आएगा थोड़ी देर में। माइनस इन्फिनिटी में और प्लस इन्फिनिटी में 1 को कम करना है, तो ना तो माइनस इन्फिनिटी में कोई फ़र्क पड़ेगा और ना तो प्लस इन्फिनिटी में कोई फ़र्क पड़ेगा।
तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच का मॉड चाहिए और ये 0 है। तो जब यहाँ पर आप मॉड लगा देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि जितनी भी नेगेटिव वैल्यू है वो तो बेकार हो गई हमारे लिए, ये तो नेगलेक्ट ही हो जाएंगे। नेगलेक्ट का मतलब ये सारी नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगा, तो यानी आंसर हमारा क्या आ जाएगा 0 से प्लस इन्फिनिटी। और वैसे भी अगर हम ग्राफ से देखें तो भी हमें पता चल रहा है कि y की पॉजिटिव डायरेक्शन में ही y बढ़ता जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में तो जा ही नहीं रहा है। तो यानी ये वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक है, 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी हो सकती है। तो ये शिफ्टिंग आपको पता चलेगी। शिफ्टिंग में हम राइट साइड कब शिफ्ट करेंगे, तो जब हमें ये अगर हमारा f ऑफ x है, तो जब हमें f ऑफ x से रिप्लेस करोगे f ऑफ x माइनस a की जगह पे 1 है, तो ये किधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जब हम यहाँ से fx से f ऑफ x माइनस a कर रहे हैं तो ये राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है। तो इसको हम राइट साइड में शिफ्ट करा देंगे और जब f ऑफ x से f ऑफ x प्लस a में होगा तो देख रहे हैं यहाँ से ये राइट साइड की जगह ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है। तो f ऑफ x से जब f ऑफ x प्लस a में होगा तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। बात क्लियर हो रही। किसी का भी पूछा जाए, राइट लेफ्ट में किसी का भी पूछा जाए, x माइनस 2 हो, x माइनस 3 हो, x माइनस 4 हो, तो जब हम माइनस में होगा तो राइट साइड में और प्लस होगा तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। अब ऊपर कब शिफ्ट होता है, जैसे मान लिया हमने एक और क्वेश्चन ले लिया, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 1। मॉडुलस ऑफ x अलग है, प्लस 1 अलग है। तो देखो यहाँ पर शिफ्टिंग कैसे हमें ध्यान रखनी है। ये हमारा ग्राफ है, तो y इक्वल टू मॉड x, इसमें शिफ्टिंग कैसे होगी, y इक्वल टू ये मॉड x है। अब इन्होंने बोला है y इक्वल टू मॉड x प्लस 1, यानी मॉड x को उठाओ और 1 पे शिफ्ट कर दो, तो पूरा मॉड x जो है वो ग्राफ उठ के यहाँ चला जाएगा। तो ये हो गया y इक्वल टू मॉड x प्लस 1। अगर मॉड x प्लस 2 बोलेगा तो ये और ऊपर चला जाएगा, ये y इक्वल टू मॉड x प्लस 2। और अगर कह दिया गया कि मॉड x माइनस 1, तो फिर 1 साइड में नीचे आ जाएगा, ये 0 हो गया, ये माइनस 1 हो गया। y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 हो गया, या मॉड x माइनस 2 है तो और नीचे आ जाएगा। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। जब हम f ऑफ x से f ऑफ x प्लस a बनाएंगे तो ये किधर की तरफ शिफ्टिंग होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, जब हम fx से f ऑफ x प्लस a बना रहे हैं, ये यही तो है, ये हमारा f ऑफ x है, ये f ऑफ x है और ये बन रहा है f ऑफ x प्लस a। तो f ऑफ x से f ऑफ x प्लस a में कर रहा है तो शिफ्ट कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में a यूनिट। और जब f ऑफ x से f ऑफ x माइनस a बना रहे हैं, f ऑफ x और माइनस a अलग है, तो इस ग्राफ को हम शिफ्ट कर देंगे, ये अपवर्ड डायरेक्शन में था, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ए यूनिट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया। तो अब बात क्लियर हो रही है। तो अब आपको डोमेन और रेंज बताना है। फाइंड डोमेन, रेंज एंड ग्राफ। खैर ग्राफ तो हमने ऊपर बना दिया है, y इक्वल टू मॉड x प्लस 1। इसकी डोमेन बतानी है, इसकी रेंज और इसका ग्राफ। तो क्या होगी डोमेन, x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं या क्या नहीं रख सकते हैं। कोई ऐसी वैल्यू है x की जो नहीं रख सकते हैं तो उसको हटाना पड़ेगा। ग्राफ यहाँ फिर से बना देता हूँ मैं, y इक्वल टू मॉड x प्लस 1, ये बन गया। ये है y इक्वल टू मॉड x प्लस 1। अब बताइए इसमें क्या नहीं रख सकते आप। x की वैल्यू कुछ भी रखो, कोई प्रॉब्लम इसमें होने वाली नहीं है। कोई x की ऐसी वैल्यू है जो इसको अनडिफाइंड कर दे, नहीं। 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 अपॉन का कोई टेंशन नहीं है। तो यानी कि डोमेन जो है वो क्या हो जाएगा, डोमेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब बात करते हैं रेंज क्या होगी, y बिलोंग्स टू,
ये अब आपको सोचना है कि रेंज क्या होगी इसकी, कौन बताएगा। जैसे अभी हमने ऊपर किया ना उसी तरीके से, वैसे तो ग्राफ से डायरेक्ट दिख रही है, अगर आप ग्राफ से देखना चाहें तो आपको डायरेक्ट दिख रही है। ये प्लस वाई डायरेक्शन में है और आप ऊपर जाएंगे तो प्लस वाई एक्सिस इन्फिनिटी तक जाएगा और मिनिमम वैल्यू इसकी 1 आ रही है। y की मिनिमम वैल्यू 1 है, 1 से नीचे तो जा ही नहीं रहा है, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 रख रहे हो तभी ये y की वैल्यू 1 दे रहा है। तो y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 1 टू इन्फिनिटी। अगर मान लीजिए आपको ऊपर वाले मेथड से करना है तो कैसे करेंगे, y इक्वल टू हमारे पास रेंज क्या है, मॉड x, फंक्शन है मॉड x प्लस 1 और मॉड x का मतलब क्या हुआ, 0 से इन्फिनिटी। रेंज जो आई थी वो 0 से इन्फिनिटी आई थी और प्लस 1 ये रेंज हो जाएगी भाई। x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, मॉड की रेंज होती है ना मॉड x की 0 टू इन्फिनिटी, और उसमें 1 ऐड करना है। तो जब 0 में 1 ऐड करोगे आप तो 1 आ जाएगा, और इन्फिनिटी में 1 ऐड करने पे इन्फिनिटी में कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो 1 से लेके क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी तक। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये हो गया y इक्वल टू कितना, मॉड x प्लस 1। y इक्वल टू 1 अपॉन मॉड x अगर हो, मान लीजिए y इक्वल टू 1 अपॉन मॉड x है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है y इक्वल टू 1 अपॉन मॉड x, इसका डोमेन रेंज बता देगा। फाइंड डोमेन रेंज एंड ग्राफ। अभी हमने रेसिप्रोकल फंक्शन पढ़ा था, y इक्वल टू 1 अपॉन x, आपको याद होगा अभी रेसिप्रोकल फंक्शन पढ़ा था, उसी से हम इसका आइडिया लगा पाएंगे। एक बार आप सोचें इसके बारे में, डोमेन बताएं क्या होगी और रेंज क्या होगी। हो जाएगा भाई। देखिए सबसे पहला काम तो मॉड इसमें लगा हुआ है, y इक्वल टू 1/x का ग्राफ तो हमें पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। y इक्वल टू 1/x रेसिप्रोकल फंक्शन, ये लिखा हुआ है रेसिप्रोकल फंक्शन। x की वैल्यू प्लस पे भी y की वैल्यू प्लस मिल रही थी, और x की वैल्यू माइनस पे y की वैल्यू भी माइनस मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि मॉड x लिखा हुआ है, y इक्वल टू 1 अपॉन मॉड x, यानी x की वैल्यू अगर हम माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी, हाँ क्योंकि 0 इन्होंने हटा दिया, 0 नहीं हो सकता, x की वैल्यू 0 हटा देते, तो ये हमारी x के लिए है डोमेन हो गया। ये x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है एक्सेप्ट 0, क्योंकि मॉड x है 1 अपॉन एक्स में तो ठीक है ये फर्स्ट और थर्ड में रहेगा, लेकिन 1 अपॉन मॉड x में ये फर्स्ट और सेकंड में शिफ्ट हो जाएगा। बस इतना ध्यान हमें और रखना पड़ेगा।
ये y इक्वल टू 1/mod x का ग्राफ हो जाएगा कि जब हम x की वैल्यू पॉजिटिव रख रहे हैं तो पॉजिटिव आ ही रहा है, लेकिन जब x की वैल्यू नेगेटिव रखोगे तब भी y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही रहने वाली है, फिर अब नेगेटिव नहीं होगी। तो फिर ये जो है वो इस वाले में आ जाएगा। अब फर्स्ट और थर्ड में नहीं, फर्स्ट और सेकंड में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये x हो गया, ये -x हो गया। तो डोमेन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, या फिर जो लिखा है ऐसे भी लिख सकते हो कि -∞ से 0 यूनियन 0 to ∞, दोनों एक ही बात है। या सीधे हमने 0 को हटा ही दिया है कि 0 हटाओ बाकी सब, क्योंकि 0 पे तो पॉसिबल ही नहीं है, 0 पे ग्राफ जा ही नहीं रहा, देखो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। अच्छा, अब इसकी रेंज क्या हो जाएगी, तो वो भी डायग्राम से साफ साफ दिख रही है कि रेंज से क्या बनने वाली है। रेंज इसकी रेंज दिख रही है ना सभी को, 0 से जा रही है और प्लस y तक, y की वैल्यूज देखनी है तो y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 0। क्या 0 पे ओपन होगा क्या कि क्लोज्ड होगा 0 पे, तो क्लोज नहीं हो सकता कि इन्फिनिटी तो देने वाला नहीं है। तो y बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि देखो रेंज हमें किसकी निकालनी है, रेंज हमें निकालनी 1/mod x की, तो 1/mod x की रेंज रखा हमने, तो mod x की रेंज 0 to ∞ है। और यहाँ पर 0 भी नहीं रख सकता है क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये हमने 0 हटा दिया, तो 0 to ∞ हो गया x की वैल्यू 0 to ∞। और जब इसको 1/0 बोलोगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, और 1/∞ अलग अलग डिवाइड कर दिया तो ये तब भी वही आएगा जो अपॉन में दिया है, तो 0 to ∞। ऐसे भी हम कर सकते हैं। बस हमको ये ध्यान रखना है कि जैसे हमने y इक्वल टू 1/mod x देखा तो mod x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो इसमें कोई प्रॉब्लम, ओके। तो अब जरा आप खुद से बताएं, y इक्वल टू दूसरा फंक्शन मैं दे रहा हूँ, इसका आप जो है डोमेन बताएंगे। क्वेश्चन हमारा होमवर्क है ये, डोमेन ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू √of e टू द पावर x -1 x -2 और मल्टीप्लाइड बाई x -3। इसका डोमेन हमको बताना है क्या है। फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन y इक्वल टू √e टू द पावर x -1 x -2 और x -3। ये आपका होमवर्क हो जाएगा। एक और लिख लेते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू √of e टू द पावर x 10 टू द पावर x -1 और x -2। इसका भी डोमेन आपको बताना है। और एक लिख लेते हैं रेंज का, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू y 1/3x + 1, इसकी रेंज बतानी। ओके, तो ये करें आप, बाकी फिर नेक्स्ट वन पे डिस्कस करेंगे। ओके।